इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 11वें चैप्टर सीधा और प्रतिलोम समानुपात इसके उदाहरण करेंगे। इस चैप्टर में कुल 9 उदाहरण हैं। इसमें से 5 उदाहरण हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी 4 उदाहरण अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो 5 उदाहरण हैं ये सीधे समानुपात पर आधारित हैं और बाकी जो बचे हुए 4 उदाहरण हैं ये प्रतिलोम समानुपात पर आधारित होंगे, तो इसलिए वो अगले वीडियो में आएंगे। इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। और एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहती है, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाती हैं, इसलिए उदाहरण को आपको ज़रूर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला उदाहरण आप अपने सामने देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है। इसी प्रकार के 2, 4, 10 और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए एक सारणी बनाइए। तो हमें एक सारणी बनानी है जिसमें ये तो कपड़े की लंबाई है, 2 मीटर का कपड़ा, 4 मीटर का कपड़ा, 10 मीटर, 13 मीटर, लेकिन ये कपड़े कितने कितने रुपए में आएंगे ये हमें सारणी में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखो सारणी बनाएंगे, लेकिन हमें x और y लेने होते हैं ना सारणी में। तो एक चीज़ को x ले लो और एक चीज़ को y ले लो। एक चीज़ मतलब एक चर, वो x हो गया और दूसरा y। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो है कपड़े की लंबाई कि ये 5 मीटर है, इसके बाद ये 2, 4, 10, 13 मीटर, ये कपड़े की लंबाई है। तो एक इसको तो हम x ले लेंगे, ठीक है, तो ये हम x ले लेंगे। अब दूसरा है उसकी कीमत, उसका मूल्य कितने रुपए का वो आ रहा है, तो इसको हम y ले लेंगे और फिर हमें ये सारे y के मान ज्ञात करने होंगे। तो हम ये लिखेंगे कि माना कपड़े की लंबाई x और मूल्य y है। और अब हम यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। तो इस सारणी में एक तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कपड़े की लंबाई और फिर मूल्य, कपड़े का मूल्य। और इसके बाद कितने हैं इसमें, 5 मीटर, 2 मीटर, 4, 10, 13, 5 है ना, तो 5 खाने यहाँ पर बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने 5 खाने बना दिए हैं। ओके, और ऊपर हम लिखेंगे कपड़े की लंबाई। तो कपड़ा एक तो 5 मीटर शुरू में लिखा है, फिर 2 मीटर, 4 मीटर और 10 मीटर, 13 मीटर, ठीक है ना। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो मीटर में, मीटर में, ठीक है। कपड़े की लंबाई मीटर में, कपड़े का मूल्य रुपए में, रुपए में, इस तरह से, ठीक। अब 5 मीटर कपड़ा 210 रुपये का है, ये क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन हमें 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 10 मीटर और 13 मीटर कपड़ा कितने का है ये नहीं पता है। तो ये हम पहले ज्ञात करेंगे और फिर हम इस सारणी को भरेंगे। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि ये सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। सीधे समानुपात में क्या होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ती है, जैसे ये x है, तो x अगर बढ़ता है और y भी अगर बढ़ता है तो सीधा है, और x बढ़ने के साथ y कम होता है तो प्रतिलोम हो गया। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। तो देखो आप ये समझो, देखो एक तो कपड़े की लंबाई है और दूसरा कपड़े का मूल्य है। तो जितनी ज़्यादा कपड़े की लंबाई होगी, ये जितना आप मतलब कपड़े की लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ही तो उसकी कीमत बढ़ेगी, सीधी बात है ना। तो एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो यानी यहाँ पर सीधा समानुपात है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर सीधा समानुपात है इसीलिए, और फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसीलिए देखो x और y में सीधा समानुपात है, तो क्या होता है, इसीलिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3, ये होता है ना सीधे समानुपात में। 2 लिखना भी पर्याप्त है, और अगर आपको सारे लिखने हैं तो सारे भी लिख सकते हो। 5 है यहाँ पर, ठीक है ना, x5 बटे y5। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते थे, क्योंकि केवल फॉर्मूला लिखना है हमें तो भी पर्याप्त है, और अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। क्यों हमने यहाँ तक क्यों लिखा, 5 तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऊपर वाले इनको हम x नाम दे देते हैं, तो ये x1 है, ये लिखना नहीं है, ठीक है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ।
ये x2, x3, x4, x5, नीचे वालों को y नाम देते हैं। तो y1 ये पहला वाला है, y2, y3, y4 और y5। ध्यान रखना x1 के साथ में y1 आएगा, x2 के साथ में y2 आएगा, x3 के साथ में, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमने y2 निकालना है। तो हमेशा इस तरह का जब प्रश्न होगा ना, एक तो आपको पूरा दिया होगा, यानी देखो जैसे यहाँ पर x1 y1 दोनों उन्होंने दोनों दे रखे हैं, तो x1 बटे y1 तो हमारे पास पूरा है। दूसरे में एक चीज़ की कमी होगी, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो अब पहले हमने y2 ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि x1 बटे y1, अब देखो x1 बटे y1 तो दिया है, दोनों ही दिए हैं x1 y1, तो एक तो ये लेना ही लेना है, x2 बटे y2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इनका मान रखेंगे। तो x1 क्या है, x1 है 5, देख रहे हैं ना आप, x1 5 है यहाँ पर, y1 है 210, तो ये हो गया। x2 है 2 और y2 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी तक सब ठीक है। अब यहाँ पर जो कटता है काट लेना चाहिए ऊपर नीचे, तो 5 ही कम 5 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 से ये दोनों कट गए हैं, इतना ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y2 जब यहाँ पर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये y2 आ जाएगा, और 42 का 2 के साथ जब गुणा करेंगे, 42 गुणा 2 है ना, तो क्या होगा, ये 84 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें y2 मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 84, ये ठीक है, ओके। तो y2 निकल चुका है, अब y3 निकलेगा। फिर वही प्रक्रिया, एक तो हम ले लेंगे x1 बटे y1, क्यों, क्योंकि हमें दोनों पता है, x1 y1 दोनों पता है। उसके बाद x3 बटे y3, क्यों, ये तो दिया है और ये हमें निकालना है, इस तरह से। तो y3 निकालना है, तो ये हमने लिया। अब मान रखेंगे x1 वही अपना 5 और y1 तो 210, ये तो हमारा परमानेंट है। x3 कितना है, 4, और y3 हमको ज्ञात करना है। अब ये कटेगा, एक ये 42 वही, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y3 बराबर 42 का यहाँ गुणा होगा 4 के साथ में, तो 42 गुणा 4 कितना हुआ, 4 दूने 8, 4 चौको 16, ये आ चुका है। और ये हमारा आंसर आ चुका है 168 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणी में 168, ठीक है। अच्छा, अब फिर आगे हमने y4 निकालना है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे कि x1 बटे y1 बराबर x4 बटे y4। ये 5 है, ये है 210, और ये है x4 कितना हमारा 10 बटे y4। वही प्रक्रिया, 5 एकम 5 और ये 42 बार जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y4 का 1 में गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ठीक है ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा y4 और इसका इसके साथ गुणा होगा, तो ये 420 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा y4 आ चुका है। तो यहाँ पर 420, और अब हमें y5 निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस, x1 बटे y1 बराबर इस बारी x5 बटे y5। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर हर बार हमें x1 y1 के साथ ही लेना है क्या, हम यहाँ पर x2 बटे y2 नहीं ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहो तो x3 बटे y3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सब में एक जैसा आएगा, है ना। बस ये कि x1 y1 शुरू में हमारे पास दिए हुए थे, इसलिए हम वो ले रहे हैं। अगर आपके पास x3 y3 दिए हों आप वो ले सकते हो। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इनको लेते हैं तो x3 हमारे पास क्या है,
x3 एक मिनट है, x3 है 4 एंड y3 है 168, 4/168, ठीक है, ओके। और x5 क्या है, x5 13 है और y5 हमें निकालना है 13, और ये हमें निकालना है, ठीक है। 4 से हम भाग काट सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1/42 आएगा एक जैसा, क्योंकि सीधा समानुपात है, इसमें बार बार इनका जो अनुपात है एक जैसा ही आएगा। y5 का यह इसमें गुणा किया तो ये y5 यहाँ आ गया, और 42 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 गुणा 13 क्या होगा, 13 दूने 26 का 6, 2, 13 चौको 52, 2 54, इतना। और ये हमारा आंसर है 546, 546। तो यहाँ पर हम ये भर देंगे 546, ठीक है ना। आप इनको हटा सकते हैं यहाँ से, इस तरह से, और ये हमारी सारणी बन चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। देखो, एक और बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर काटना ज़रूरी है क्या, बिना काटे काम नहीं चल सकता है क्या? तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बिना काटे भी काम चल सकता है। तो मान लो कि यहाँ पर हम अगर नहीं काटते इसे, मान लो कि यहाँ पे हम नहीं काटते इसको, ठीक है ना, सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा y5, और इसका यहाँ गुणा करो तो ये 168 गुणा 13, ठीक। और अब अगर हमें y5 निकालना है तो क्या होगा, ये 4 नीचे जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब 4 से इसको काटते हैं, 4 दूने 8, सॉरी 4 चौको 16, 4 दूने 8, और 42 और 13 का गुणा करेंगे तो आएगा वही 546, आएगा वही। अब आप देखो आपको कौन सा आसान लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम पहले इसको काट दें तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं। बाकी अगर आपको इस तरह से करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ये जो सारणी है हमें यही बनानी थी, इसमें मेन ये था, ठीक है। बेसिकली ये आपका आंसर है, ये सारणी। एग्जाम्पल 2 है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो हम x और y लेते हैं। पहला काम हमें ये देखना होता है कि x किसको ले, y किसको ले। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो है ऊंचाई, मतलब खंबे की ऊंचाई हो गया या पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो एक तो है जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी ऊंचाई। दूसरी है छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई दूसरी चीज़ है, दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो एक तो है किसी वस्तु की ऊंचाई, जिसमें एक बारी बिजली का खंभा, एक बारी पेड़ की ऊंचाई है। तो जो ये ऊंचाई है इसको तो हम x ले लेते हैं। दूसरा है छाया, तो छाया को हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना ऊंचाई x और छाया की लंबाई y है। तो यहाँ पे हमने लिखा माना वस्तु की ऊंचाई x मीटर और छाया की लंबाई y मीटर है। अब देखो यहाँ पर हमने वस्तु लिखा है क्योंकि एक बारी तो बिजली का खंभा है और दूसरी बारी ये पेड़ है। अगर दोनों बारी में बिजली का खंभा होता तो हम वस्तु की जगह पे लिखते माना बिजली के खंभे की ऊंचाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों की ऊंचाई दी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ना पेड़ लिख पाए ना बिजली का खंभा, सीधा हमने वस्तु लिख दिया है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप चीज़ को समझ गए। वैसे एक बारी ऊंचाई दे रखी है उन्होंने और दूसरे में छाया की लंबाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि एक छोटी सी सारणी बनाते हैं जिससे कि क्वेश्चन करने में आगे आसान रहे। तो
तो यहाँ पर ऊपर हम x लेंगे, नीचे y लेंगे। वस्तु की ऊंचाई x मीटर और छाया की लंबाई y मीटर। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया है। और यहाँ पर केवल 2 ही खाने हम बनाएंगे। तो जब ऊंचाई 14 मीटर है तो छाया 10 मीटर की बनती है। तो जब किसी चीज़ की ऊंचाई क्या होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन छाया पता है कि ये 15 मीटर है ना। क्वेश्चन आप समझ गए। तो ये समझो कि यहाँ पर x1 ये y1 होता है क्यों, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला ये y है, यहाँ पे लिखा भी है। तो x1 y1 x2 y2 इस तरह से है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें लिखना होता है कि ये समानुपात किस प्रकार का है, सीधा है या प्रतिलोम है। तो जब अगर एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी भी बढ़े तो वो सीधा समानुपात होता है। तो आप खुद सोचो कि वस्तु की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो छाया कम होगी या ज़्यादा होगी? भाई ज़्यादा होगी ना भाई। जितनी बड़ी वस्तु होगी, जितनी ऊंची वस्तु होगी, तो छाया भी तो उतनी लंबी बनेगी उसकी। मान लें इसकी छाया बन रही है, अगर ये ऊंची वस्तु है तो छाया उसकी और लंबी बनेगी, इस प्रकार से। तो इसी ऐसा ही है। ठीक है, समान परिस्थिति यहाँ पर जो लिखा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बारी तो छाया आपने दिन में 12 बजे ली और दूसरी चीज़ की छाया आप शाम को 5 बजे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी छायाओं में तो फिर अंतर होगा ना। तो मान लो कि कोई बहुत लंबी चीज़ है, बहुत लंबी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी छाया आप दिन में 12 बजे ले रहे हैं तो छाया तो छोटी सी बनेगी। और कोई अगर छोटी सी चीज़ है, उसकी छाया अगर आप नापें शाम के टाइम पे, तो शाम के टाइम में तो ये बहुत लंबी छाया बनेगी उसकी, क्योंकि सूर्य लगभग यहाँ पर होगा। तो छाया तो इसी हिसाब से बनती है ना, जहाँ पे सूर्य होता है तो ये ऐसे बनता है कुछ इस तरह से, है ना। ये है, तो ये सूर्य है यहाँ पर और इसकी छाया इस प्रकार से बनती है किसी चीज़ की। तो दिन के टाइम में तो छोटी छाया बनती है, शाम को छोटी भी चीज़ की बड़ी छाया बनती है। तो इसलिए उन्होंने समान परिस्थिति दी है कि एक ही टाइम पे दोनों की छाया नाप दी, बिजली के खंभे की भी और पेड़ की भी। इसलिए लिखा है समान परिस्थितियों में। ठीक है, ये ध्यान रखना। खैर, तो यहाँ पर सीधी बात है कि यहाँ पर जो समानुपात है वो एकदम सीधा है। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर सीधा समानुपात है x और y में, इसीलिए फिर उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीधे समानुपात में क्या लगता है फॉर्मूला? वही x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। समझ गए आप? अब इनका मान यहाँ पर रखते हैं। x1 है 14, y1 है 10, x2 हमें ज्ञात करना है और y2 ये 15 है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहो तो पहले काट सकते हो, 2 से 14, 2 पचे 10 काट सकते हो। ठीक है, और नहीं काटना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, देखो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, इसका इधर इसका इधर। तो 15 का गुणा 14 से करेंगे, वहाँ 10 का गुणा x2 से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर हमें x2 निकालना है तो क्या करेंगे, 10 को नीचे लेकर जाना पड़ेगा। 14 गुणा 15 बटे 10। अब यहाँ पर अगर कटता है तो काट दो, तो बिल्कुल कटता है। 5 दूने 10, 5 तियाँ 15 और 2 से ये भी कटता है, 2 कम 2, 2 से 14। ठीक है, और अब क्या हुआ, 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो 7 तियाँ 21। तो ये हमारा आंसर आ गया है 21 मीटर। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 21 मीटर। बट हम ये जो आंसर है, हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर है। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। और यहाँ पर देखो, कई बच्चों के मन में प्रश्न हो सकता है कि सर हमें ये सारणी बनाना ज़रूरी है क्या? तो माय डियर, ये सारणी बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप
सारणी नहीं बनाते हो तो ध्यान रखो आप क्या काम कर सकते हो। अगर आप सारणी नहीं बनाते हो तो आपको यहाँ पर सीधा लिखना पड़ता है क्या, देखो सारणी नहीं बनाने केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एक तो है ऊंचाई, तो इस सीधा आप लोगे x1 बराबर 14 मीटर और छाया है 10 मीटर, तो यहाँ पर y1 बराबर 10 मीटर। ठीक, x2 हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। y2 यानी पेड़ की ऊंचाई, y2 है छाया 15 मीटर, पेड़ की ऊंचाई x2 हमें ज्ञात करनी है। तो आप इस तरह से अगर लिख सकते हो तो ये लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा लिखना चाहो। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, तो इसलिए सारणी बनाना सही रहता है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर मुझे सारणी नहीं बनाना है, मुझे पता है कि ये ऊंचाई वाले हिस्से को मैंने x लेना है और छाया की लंबाई वाले हिस्से को मैंने y लेना है, तो एक को x1 x2 दूसरे को y1 y2, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारणी बनाने से गलती की गुंजाइश थोड़ा कम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उदाहरण भी समझ आ गया होगा। तीसरा उदाहरण है, यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा की तरह दो चीज़ें होंगी, जिनको एक को हम x और एक को y लेते हैं। तो एक तो यहाँ पर शीटों की संख्या है ना, शीटों की संख्या, और दूसरा उनका भार। तो हम लेंगे माना शीटों की संख्या x और शीटों का भार y है, ठीक है ना। इस तरह से हमें पहचानना होता है। दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक को x एक को y ले लिया। अब देखो अगर आपको सारणी बनानी है तो आप बना सकते हो, और नहीं तो x1 y1 x2 y2 ले लो। लेकिन आपको ध्यान से पहचानना है। तो देखो शीटों की संख्या ये x हो गया, भार ये y हो गया, ये x1 y1। उसके बाद कितनी शीटें, यानी x2 हमको निकालना है और y2 दे रखा है ना, भार y2 है, मतलब भार y है, तो एक y1 एक y2 हो गया। इस तरह से आप ले सकते हैं और सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 बराबर ये, y1 बराबर ये, x2 बराबर ये, y2 बराबर ये, है ना। लेकिन अगर आप सारणी बनाना चाहो तो बना सकते हो, और इससे सारणी बनाने से क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। तो एक छोटी सी सारणी हम बनाएंगे, इसमें जिसको हमने x माना है वो शीटों की संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे शीटों की संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे शीटों का भार जो कि y हमने माना है। तो 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, और कितनी शीटें, यानी ये हमें निकालना है इनका भार। ओके, तो ये तो ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, ध्यान रखना किलोग्राम में है। तो पहली बात तो इसको भी हमें ग्राम में बदलना है, तो इतना किलोग्राम, ये कितना ग्राम होगा। तो देखो 2.5 का मतलब है 2.5, है ना, ध्यान रखना 2.5 है, 2.5। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो 2 दूने 4, 4 और 1 5, इतना तो आप लिख सकते हैं ना इसको, 5/2 किलोग्राम। ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये ग्राम हो चुका है, ये ग्राम हो चुका है। तो 2 से कटा, 2 5 10, 5 5 25, 2500 ग्राम। और अगर आपको यहाँ पर 2.5 लिखना है, इसको अगर आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 है और साथ में आधा है, तो आधा यानी 0.5, तो इसमें भी आप सीधे 1000 का गुणा करके 2500 इस तरह से लिख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लिखेंगे 2500, ये ध्यान रखना। ये भार जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राम में, ग्राम
में, तो भार को हम ग्राम में ले रहे हैं। ये 40 ग्राम और ये 2500 ग्राम, और हमने ये ज्ञात करना है यहाँ पे। तो इतना समझ आ गया आपको। अब आपको ये पहचानना होता है, देखो अभी तो ये सीधे समानुपात के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा कि अरे सीधा समानुपात तो है, पर एग्ज़ाम में आपको पहचानना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है, किसी में भी पूछ सकते हैं ना। तो आपको ये पहचानना है कि सीधा है कि प्रतिलोम है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से, ये x है और ये y है, आप ये नंबर को मत देखो, आप ये नंबर को बिल्कुल मत देखो, आप बस सोचो कि अगर शीटों की संख्या बढ़ेगी तो भार बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई, जितनी ज़्यादा आप शीटें लेंगे उतना भार बढ़ेगा। तो ये सीधा समानुपात है। तो जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है तो सीधा समानुपात होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि सीधा समानुपात है इसीलिए, तो क्या होता है सीधे समानुपात में, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास, हर बार यही यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया ये x1 होता है, ये x2, ये y1, ये y2। तो x1 बटे y1 बराबर x2 हमने ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा रखेंगे, और y2 हमारे पास है 2500। ठीक, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ गुणा होगा 12 गुणा 2500, और इसका यहाँ गुणा होगा 40 गुणा x2। और अब हम लिखेंगे कि इसीलिए जो x2 है वो क्या हो जाएगा, 40 नीचे आएगा, ठीक है, भाग में, तो 12 गुणा 2500 बटे 40। 0 से 0 कटा, 4 तियाँ 12, और इसका गुणा करेंगे तो 75 750 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो 750 शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे जो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं इस क्वेश्चन से, वो है कि हमें इस पर ध्यान देना है कि इनका मात्रक क्या है। किलोग्राम और ग्राम ऐसा अलग अलग तो नहीं है, अगर अलग अलग हैं तो हमें उनको एक जैसा बनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये ग्राम है या क्या है ना। ओके, चौथा उदाहरण है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। और दूसरा प्रश्न है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा है ऐसे क्वेश्चंस में कि हम एक x लेते हैं और एक y लेते हैं। यह अलग बात है, देखो ये जो प्रश्न आपके पास है, इस प्रश्न को हल करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका का मतलब ये है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर में जो आप ये पढ़ रहे हो ना कि ऐसे हमने एक सारणी बनानी है, फिर हमने देखना है सीधा समानुपात है या प्रतिलोम है, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। आप सोचो, यहाँ पर चाल दी है जो कि है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर्स पर आवर। और अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो इसमें समय दिया है, समय है 20 मिनट, और हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरह से भी कराऊंगा जो इस चैप्टर में है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक और भी तरीका है। चाल तो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय है 20 मिनट। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे समय है आवर में और यहाँ पे समय है मिनट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दोनों मात्रक एक जैसे होने चाहिए, दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो जो 20 मिनट है इसको हम आवर में बदलते हैं 60 से गुणा करके। अब ये भी आवर हो गया, अब ये कटा 3 से ये गया 25 तियाँ 75, और आंसर आ गया
25 किलोमीटर। ठीक, और ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है वो हम कर सकते हैं, उसमें हमें समय ज्ञात करना है। तो समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 250 किलोमीटर और चाल है 75। तो जो भी इसको भाग करके आएगा, इतने आवर्स, इतने घंटे आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम जो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है उसके बिना भी हम सिंपल फॉर्मूले से, जो हमारे पास ये दूरी, चाल, समय का ये फॉर्मूला होता है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आप इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस चैप्टर के हिसाब से भी समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे प्रश्नों में हम एक x लेते हैं, एक y लेते हैं और फिर आगे हम सारणी बनाते हैं, तब सॉल्व करते हैं। तो x और y क्या लें? तो यहाँ पर x ले लेते हैं दूरी और y ले लेते हैं समय, दो चीज़ें। तो हम लिखेंगे वही, माना तय की गई दूरी, माना x रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है और y समय है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी x और समय y हमने ले लिया है। अब एक सारणी बनाते हैं। तो जैसे आपको पता है इस तरह के प्रश्नों में हम एक सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक तो हो गया x जो कि है तय की गई दूरी रेलगाड़ी द्वारा, और दूसरा है समय। तो ये हम लिख देते हैं दूरी जो कि x है और समय y है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि दूरी तो ठीक है, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है, लेकिन समय में देखो क्या है। यहाँ तो लिखा है आवर और यहाँ लिखा है मिनट। अब या तो सब आवर में हो या सब मिनट में हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब किस में रखें सबको? तो देखो माय डियर, हम दोनों में रख सकते हैं। देखो दूरी तो तय है कि दूरी किस में है, किलोमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समय देखो, समय को हम आवर में भी रख सकते हैं और मिनट में भी रख सकते हैं। तो अगर हम समय को आवर में रखें कि कितने घंटे में दूरी तय हुई है, तो भी हम हल कर सकते हैं, और अगर हम समय को मिनट में रखें तो भी हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, या तो सभी आवर में होनी चाहिए चीज़ें या सभी फिर मिनट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आवर और कुछ मिनट हो, ये ध्यान में रखना। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे आवर ले रहा हूँ लेकिन साथ में मिनट लेकर भी करूँगा, क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है ये मिनट लेकर सॉल्व किया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आवर भी लें तो भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो भी हल हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो दूरी 75 किलोमीटर की दूरी तय की गई है कितने, 1 घंटे में, 1 आवर में, है ना। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब ही यही है कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय होती है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर है 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी। तो कितनी दूरी के लिए यहाँ पर तो खाली स्थान हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट हमने लिखना है। लेकिन ध्यान रखना 20 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सब हम आवर में लिख रहे हैं। तो 20 मिनट कितना होता है वो हमें बदलना पड़ेगा। तो 20 मिनट को हम आवर में बदलेंगे, 20 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, तो 60 से भाग देते हैं। कटा कटा और यह आ गया 3, 1/3। तो 1/3 आवर ये हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3। ठीक है, और दूसरा पार्ट है कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो यहाँ पर 250 है, कितना समय लगता है, तो ये समय हमें ज्ञात करना है। अभी तक सब समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर सब आसान है, बस ये ध्यान रखना 20 मिनट को आवर में या ऐसे कर बदलते हैं, और बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई मुश्किल है इसमें।
अब आपको पता है कि हम जब क्वेश्चन को हल करते हैं ऐसे, तो ये x1 लेते हैं, ये x2 लेते हैं, ये x3 लेते हैं, इसी तरह से ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ऐसा लेते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो अनुपात है ये कैसा है, सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है? तो देखो, ये अलग बात है कि हम इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सारे सीधे समानुपात में हैं, तो आप ये कहोगे कि सर ये तो सीधा समानुपात है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी, सीधा या प्रतिलोम, तो पहले पहचानना होता है। तो ये है x और ये है y। नंबर को बिल्कुल मत देखो, नंबर को बिल्कुल मत देखो, बस आप सोचो कि दूरी और समय है। जितना ज़्यादा आप दूरी तय करेंगे उसमें उतना ज़्यादा समय लगेगा ना भैया। आपको जितना ज़्यादा दूरी तय करना है, 75 किलोमीटर में आपको 1 घंटा लगा, तो 250 में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जितना x ज़्यादा होगा, जितनी दूरी ज़्यादा होगी, उतना ही समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए सीधा समानुपात है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो साथ में दूसरी भी बढ़ रही है, इसलिए सीधा समानुपात है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि x और y में सीधा समानुपात है, इसीलिए तो सीधे समानुपात में क्या होता है, x1 अपॉन y1 बराबर x2 बटे y2। अब वैल्यूज़ यहाँ पे रखते हैं, x1 y1 तो ये है 75 बटे 1, x2 हमें ज्ञात करना है और y2 है 1 बटे 3। इतना समझ आ गया। अब आपको यहाँ पर हमने अब कैलकुलेशन करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ गुणा करते हैं, इसका यहाँ गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 बटे 3 का गुणा 75 से करेंगे तो ये पूरा 1 बटे 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये जो चीज़ है ये पूरी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पर x2 का गुणा 1 से करेंगे तो वही आएगा। अब ये 3 से कट रहा है, 3 दूने 6, 3 पचे 15, तो x2 यहाँ पर आ गया है 25। 25 क्या, x किस में है, किलोमीटर में है, तो 25 किलोमीटर, तो यानी 20 मिनट में गाड़ी 25 किलोमीटर चलेगी। क्लियर, समझ आ गया। तो हमारा ये एक आंसर निकल चुका है, ये है 25 किलोमीटर। अब हमने ये निकालना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x1 बटे y1 बराबर क्या होगा, x3 बटे y3। वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये है 75 बटे 1 बराबर x3 तो 250 है ना, ये है 250 बटे y3 हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y3 का यहाँ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 75 गुणा y3, और 1 का इधर गुणा करेंगे तो वो तो सीधा 250 आ जाएगा। और अब हमें y3 मिल जाएगा, तो y3 बराबर 250 बटे 75। 25 से हम देंगे भाग, 25 थी 75, 25 से कम 25, ये 10 बटे 3 आ गया है। तो ये है कितना, 10 बटे 3। y किस में है यहाँ पर, y आवर्स में है, घंटे में है, तो 10 बटे 3 घंटे हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको ये मिक्स करके लिखना है घंटे और मिनट में, तो देखो 3 तियाँ 9, 3 सही 1 बटे 3 घंटे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे नहीं, मुझे अलग अलग करके लिखना है कि कुछ कितने घंटे कितने मिनट हुए, तो ध्यान से देखो माय डियर, 3 तो घंटे हुए, और जो 1 बटे 3 घंटे है इसमें अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 घंटे और 20 से कटेगा है, तो 20 तियाँ 3 दूने 6 और ये 20 आ गया ना, तो 20 तियाँ 60 होता है मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट। आप चाहो ये आंसर लिखो, आप चाहे ये आंसर लिखो, आप चाहे ये आंसर लिखो, सब एक जैसे हैं, सब में आपको नंबर मिलेंगे। तो ये अगर आपको सारणी में भरना है तो सारणी में तो आप भरेंगे 3 सही 1 बटे 3, क्योंकि हमें सब घंटे में लिखना है।
और अगर आपको ये इस तरह से आंसर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये आंसर आ चुका है, ये प्रश्न हल हो चुका है। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर अगर हम यहाँ पर घंटे में समय न लेकर मिनट में लेते तो क्या होता। तो देखो करते हैं। तो अब ये जो सारणी है हम दोबारा बनाएंगे। अब दूरी किलोमीटर में है और समय मिनट में है। तो यहाँ पर जो चाल है, ये जो रेलगाड़ी इतने की चाल से यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि 75 किलोमीटर एक घंटे में तय करती है दूरी। अब क्योंकि समय हम मिनट में ले रहे हैं तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, यानी 75 किलोमीटर 60 मिनट में चलती है गाड़ी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी, तो देखो 75 किलोमीटर है लेकिन समय है 60 मिनट, क्योंकि समय अब मिनट में है। ओके, अब इसके बाद जो पहला प्रश्न है कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी, तो कितनी दूरी तय करेगी तो हमें निकालना है, लेकिन समय है 20 मिनट। ओके, अब कोई बदलने की ज़रूरत नहीं, सीधा मिनट में है। और जो इसका तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि 250 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा, तो 250 किलोमीटर हम सीधा लिख देंगे क्योंकि किलोमीटर में ही दूरी यहाँ पर लिखी है, समय हमें यहाँ पर निकालना है। इस तरह से ये हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पर दूरी किलोमीटर में, समय मिनट में हमने लिख दिया है। और अब हमने ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, तो प्रक्रिया वही है। चूँकि x और y में सीधा समानुपात है इसीलिए मैं सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, अब कि x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। x1 बटे y1 यानी देखो पता है ना आपको, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसीलिए इसी तरह से y1 y2 y3। तो x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ठीक, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वैसे जो मैं प्रिफ़र करता हूँ कि पहले काट दो, है ना। मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहले काट दो, 15 से कटेगा, 15 पचे 75, 15 चौको 60, छोटा सा हो गया और अब आराम से ये ईजिली हल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग काटना पसंद नहीं करते हैं इस तरह से, तो ठीक है भाई, दोनों तरह से मैं करके बता सकता हूँ, दोनों तरह से हल हो सकता है, कहने का ये मतलब है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 75 और 20 का इधर, और ये 60 इधर जाएगा ऊपर, 60 x2। तो x2 क्या हो गया, 75 गुणा 20 बटे 60। अब ये 20 दिया, 60 ये, और 3 से ये जाएगा, 3 दूने 6, 3 पचे 15, और ये आ गया 25। x2 25 आ गया, और किस में है ये, किलोमीटर में है, तो 25 किलोमीटर्स। ठीक, और अब हमने ये याद करना है, तो वही है x1 अपॉन y1, इस बारी हम लेंगे x3 अपॉन y3। पिचहत्तर बटे 60 बराबर 250 बटे y3, है ना भाई। ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। इस बारी चलो मैं थोड़ा काट देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि ये बिना काटे कर दिया है, इस बारी थोड़ा काट देते हैं। तो 15 पचे 75, 15 चौको 60। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा y3 बराबर 4 का इधर गुणा होगा, 4 गुणा 250। अब हमने y3 निकालना है, तो जो y3 के साथ है वो नीचे चला जाएगा दूसरी ओर, जब जाएगा 5 पचे 25, और इसका गुणा करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। और y2 किस में है, y है, ये मिनट में है, तो ये आ जाएगा इतने मिनट्स। तो 200 मिनट हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप इसको घंटे और मिनट में बदलना चाहते हो तो देखो 200 मिनट को 60 से भाग दो, 6 तियां 18 बचे 20, है ना। यानी ये हो गया है 3 घंटे, क्योंकि अगर हम 60 से भाग देंगे, इस तरह से देते हैं ना जब मिनट को घंटे में बदलते हैं, तो 3 घंटे हो गया, और 20 बटे, और ये 20 मिनट
सीधा 20 मिनट। 3 hours 20 minutes, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर पूरा ही आपको काटना है तो सीधे 60 से भाग दे दो, सीधे कट जाएगा, है ना। अगर आपको पूरे ही घंटे में बदलना है तो 3 hours 20/60 1/3, तो ये वही है जो मैं उस समय 3 से ही 1/3 आवर्स, ठीक है। बाकी सबसे बेस्ट आंसर ये है लिखने का तरीका, इस तरह से लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। 5वां उदाहरण है, यहाँ पर कहा गया है कि मानचित्र का पैमाना इस अनुपात में दिया है। यदि दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, मान लो कि एक ये है और दूसरा ये है, इनके बीच की दूरी ये 4 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की सचमुच दूरी कितनी होगी, वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये, इसमें ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना टेबल के भी वैसे इसको हम हल कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। अब इसमें एक x और एक y लेते हैं। तो x तो हम ले लेते हैं कि जो मानचित्र के हिसाब से दूरी है, और y ले लेते हैं वास्तविक दूरी। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना मानचित्र में दूरी जो यहाँ पर दिख रहा है वो x है और सचमुच की दूरी y है। ये हमने टेबल बना दी है। अब यहाँ पर देखो माय डियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मानचित्र की दूरी तो सेंटीमीटर में है, वास्तविक दूरी को मैं क्या लिखूं, किलोमीटर लिखूं, क्या लिखूं मैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही वैसे उन्होंने एक बड़ी अजीब बात ये की है कि यहाँ पर तो पैमाना कुछ और लिखा है और यहाँ पर पैमाना कुछ और लिखा है, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से, अगर हम ये वाला पैमाना लेते हैं तो हम यहाँ पर किलोमीटर लिख सकते हैं कि किलोमीटर में, फिर ध्यान रखना हम 300 लिखेंगे, हम ये नंबर नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन में ही उन्होंने दो अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग चीज़ें दे दी हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम ये लें या फिर ये लें। अब यहाँ पर तो सिंपल उन्होंने अनुपात दिया है, उस केस में हमें दोनों सेंटीमीटर लेने होंगे। मतलब अगर आपको वास्तविक दूरी किलोमीटर में लेनी है तो हमें ये वाला पैमाना लेना होगा कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 300 किलोमीटर ये है। और जब दूरी 4 सेंटीमीटर है तो फिर वास्तविक दूरी कितनी होगी, और फिर आराम से हम निकाल सकते हैं जो हमारा है फॉर्मूला कि x1/y1 बराबर x2/y2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/300 बराबर 4/y2, है ना। मान रखेंगे हम, बहुत सिंपल है ये, आप करते आ रहे हैं इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y2 आ जाएगा और 4 का इधर गुणा करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, है ना। 4 × 12 1200, और ये 1200 किलोमीटर हमारा आंसर आ चुका है। तो दूरी 1200 किलोमीटर है। तो हमने एक्चुअल में ये वाला पैमाना लिया है जो यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं चीज़ ये लिखा होता, और हम बस जो प्रश्न में ये जानकारी दी है इसके हिसाब से आगे बढ़ते, तो ध्यान रखना यहाँ पर अनुपात दिया है यहाँ पर। और अनुपात में क्या होता है, इस तरह से जब अनुपात होता है तो दोनों ही आप एक चीज़ एक जैसे लेते हैं, दोनों ही हम सेंटीमीटर लेते हैं या दोनों ही किलोमीटर लेते हैं या दोनों ही मीटर लेते हैं, मतलब दोनों सेम लेना है हमें। तो चूंकि बात सेंटीमीटर की है तो दोनों को हम सेंटीमीटर लेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर ये जो दूरी है, अगर हम ये वाला पैमाना यूज़ करते हैं जो यहाँ पर लिखा है, तो ये भी हमें सेंटीमीटर में लेना होगा। और फिर ये 1 है ना, तो यहाँ पर क्या अनुपात दिया है, यहाँ पर ये है ना 1:3, और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो हैं, 7 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो, ये हो गया,
ठीक है। और जब ये 4 है तो ये कितना होगा? तो करने की प्रक्रिया वही है कि x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, और ये हो जाएगा 1/, 1 2 3 4 5 6 7, 4 बटे y2 है ना, ये y2। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो y2 का ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर, तो ये हुआ 4 × 12 और 7 0, 4 5 6 7। और ध्यान रखना ये है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है क्योंकि ये आप देख सकते हैं ना सेंटीमीटर में। इसको अगर हम किलोमीटर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा? तो किलोमीटर में 5 6 7 बदलने के लिए देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे। अब बन गया मीटर, 2 0 से ये 2 0 कटा, 1 2 3 4 5, ठीक। और अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं? हम 1000 से भाग देते हैं। अब ये किलोमीटर में बदल चुका है, तो 3 0 से 3 0 गए और ये आ जाएगा 1200 किलोमीटर। तो ध्यान रखना 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, बहुत आसान है ये चीज़ याद करना। और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ये आंसर आ चुका है। तो दोनों तरह से आंसर आ गया है, आप कोई भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये 5 उदाहरण इसके समाप्त हो चुके हैं। अब उदाहरण पे एक और वीडियो आएगा जो इस चैप्टर के बाकी उदाहरण जिसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आपको समझ आया नहीं आया, कुछ भी जो हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।